हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मीन्स आंसर राइटिंग सीरीज़ के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 16 में GS2 के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है जहां पर हम विजय बैच में जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है मेंस एग्जाम के लिए वो करते हैं। और अगर आप लोगों ने ये 45 डेज तक प्रोग्राम पूरा कर लिया तो आप 180 क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको फायदा क्या रहेगा कि एक तो आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर देंगे, और दूसरी बात कि आपका जो HPS मेंस का परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। आप एक रैंक सिक्योर करने में काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम GS2, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर 5 है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में, उसके 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 8 मार्क का, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क का, जो जैसे जिन मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बेसिकली HPS मेंस के एग्जाम के पेपर में आते हैं। ठीक है, और हमारी जो डिस्कशन रहेगी ये रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फार्मूला ऑफ आंसर राइटिंग, जिसकी वीडियो हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है, जहां पर हमने बताया था कि आप किस तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को 3 स्टेप के थ्रू आंसर कर सकते हैं। वो पूरी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक सिटीजन चार्टर, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 एंड सब यूनिट 1 का ये टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग हर साल हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर। आपको एक टर्म दी गई है सिटीजन चार्टर, और आपसे पूछा गया कि आप इसे क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों फ्रेम किया है? ये क्वेश्चन हमने इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन HPS मेंस एग्जामिनेशन, पहले भी पूछे गए हैं। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई गवर्नेंस, तो आपको जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस सब्जेक्ट में उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग 100 वर्ड्स की आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक टर्म की जो है सिटीजन चार्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर, तो यहाँ पर अपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड क्या है? सबसे पहले व्हाट, तो व्हाट मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन देनी है। ठीक है, और थोड़ा उसके बारे में बताना है। और दूसरी कीवर्ड क्या है यहाँ पर? सिटीजन चार्टर। ठीक है, अब आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है कंसेप्ट नॉलेज, वो आपको होनी चाहिए। आपको सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन पक्का पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कई बच्चों को डाउट होता है कि क्या सर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन पता हो तो ही मैं लिखूँ? नहीं, आप अगर 80% डेफिनेशन भी जानते हैं, अगर आप बेसिक थीम भी जानते हैं, तो उनको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल डेफिनेशन ही यहाँ पर प्रेजेंट करें। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये आया कब है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं कि सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट, देखिए एक डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड सर्विस इंक्लूडिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। देखिए होता है क्या कि आप एक सिटीजन है, जब आप सर्विस लेने चाहते हैं, अगर आपको पता हो, बाहर लिखा हो कि ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विस प्रोवाइड करती है, इस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है और इतने टाइम के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है, और अगर इसने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो आप कौन कौन से एक्शन इसके खिलाफ ले सकते हैं, तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट को बोला जाता है सिटीजन चार्टर, जहां पर एक सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस कमिटमेंट है वो पूरी आउटलाइन होती हैं, वो पूरी लिखी होती हैं। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है काफ़ी पुराना कंसेप्ट नहीं है, ये 1991 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, बाद में इसको मॉडिफाई भी किया गया, और ये बेसिकली बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी कौन कौन सी कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है वो मेंटेन कर सके। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ट्रस्ट जनरेट होता है, एक कॉपरेशन जनरेट होती है, एक अच्छा रिलेशन जनरेट होता है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूज़र। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लो एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस पे खरा नहीं उतर रहा है, अगर वो पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो लोगों को एक मौका मिल जाता है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें, उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सिटीजन चार्टर को लाने का, वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, और साथ ही साथ सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए। ठीक है, तो सिटीजन जो चार्टर है, इसको लाने की पूरी एक थीम क्या है कि जो एक आम आदमी डेली सर्विस लेते टाइम सरकार से जो प्रॉब्लम फेस करता है उसका सॉल्यूशन किया जाए और उसको आसानी से अच्छी सर्विस मिले। ठीक है, तो ये पूरा सिटीजन चार्टर डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में आपको कुछ वर्ड्स मेंशन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मस्ट है, वो कब आया वो मस्ट है, और उसका बेसिक पर्पस क्या है, वो कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा विद इन दी वर्ड लिमिट ऑफ 60 वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस।
ठीक है। अग्नि क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो पूछी गई हैं एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं तो 100 वर्ड्स अगर आप लिख सकें तो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सर्वोत्तम मॉडल एक पुराना मॉडल नहीं है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। देखिए सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें एक मॉडल बताया सर्वोत्तम मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम ये मॉडल फॉलो करें गवर्नेंस का तो शायद हम लोगों को और अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये मॉडल डेवलप किया गया, ठीक है। सेवोत्तम मॉडल को अगर हम तोड़ें तो सेवोत्तम जो वर्ड है यहाँ पर वो दो वर्ड को कंबाइन करके बना है। कौन कौन से वर्ड? सेवा एंड उत्तम, जिसका मतलब ये है कि आपको लोगों को बेस्ट क्वालिटी सर्विस देनी है, एक्सीलेंट सर्विस देनी है। यू हैव टू डू सर्विस इन एन एक्सीलेंट मैनर, ठीक है। तो ये सेवा प्लस उत्तम का जो भाव है ये सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है कि एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से इन तीन चीज़ों को फॉलो करके, इन तीन मॉड्यूल को फॉलो करके एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि एक तो सिटीजन चार्टर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सबसे मस्ट है कि आप सबसे पहले बता दो सिटीजन को कि देखो मेरी कौन कौन सी कमिटमेंट है, मैं आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। मैं अपने कस्टमर को बता दूं कि देखो मैं ये दे सकता हूं, मेरे एम्प्लॉयज़ को पता हो कि मैं क्या क्या देना चाहता हूं, और मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जो ये मीट कर जाए कि मैं जो देना चाहता हूं वो देने में कैपेबल हूं या नहीं हूं। और उसके बाद अगर मैं सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं तो लोगों को एक मौका दूं कि वो मेरे खिलाफ ग्रीवेंस कहां पे सबमिट करें, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल में तीनों कंपोनेंट हैं तो हम इसको कहते हैं कि वो सर्वोत्तम मॉडल है। और अगेन ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद को इंप्रूव करना है, उसे सेल्फ असेसमेंट करनी है और उसके साथ साथ लोगों को एक अच्छी डिलीवरी देनी है पब्लिक सर्विस की, तो ये मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी आंसर किया। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर आज के, जो कि 8 मार्कर क्वेश्चन है। इट इज़ अगेन फ्रॉम द टॉपिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। What do you understand? What do you mean by good governance? Explain its essential elements. 120 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 8 मार्क का। आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं गुड गवर्नेंस से, पहली बात तो। और दूसरी बात कि एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन को 2 माइक्रो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? गुड गवर्नेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपने पहला माइक्रो पार्ट क्या बनाया कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, सीधा सीधा एक माइक्रो क्वेश्चन है। और दूसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को माइक्रो पार्ट डिवाइड करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अगर उन 2 माइक्रो पार्ट्स को आंसर कर देते हैं तो आपका ओवरऑल आंसर आपका टैकल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 क्या था? कीवर्ड आइडेंटिफाई और उसमें माइक्रो क्वेश्चन प्रिपेयर करना, वो हमने कर लिए। अब आंसर करते हैं। सेम क्वेश्चन एचपीएस मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन हम दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे देखो गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस एक न्यूट्रल टर्म है जहां पर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को एक मैकेनिज्म फॉलो करके, एक प्रोसेस फॉलो करके एंड कुछ टूल्स फॉलो करके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अपने आप में न्यूट्रल टर्म है। गवर्नेंस कैन बी अ गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस कैन बी बैड गवर्नेंस। लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? जहां पर हम गवर्नेंस के साथ कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जोड़ देते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज जोड़ देते हैं, कुछ गुड वर्ड जोड़ देते हैं, कुछ अच्छी चीज जोड़ देते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पॉजिटिव है, अच्छी है, वैल्यूएबल है, तो वो गुड गवर्नेंस है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं है गुड गवर्नेंस का। हम हमेशा से कहते थे कि गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमने ये वर्ड यूज नहीं किया कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। ये जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का ये पहली बार आया 1990s में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 2 रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां पर उन्होंने एक टर्म यूज करी गुड गवर्नेंस, और वहां से ये टर्म पॉपुलर हो गई, ठीक है। तो यहां पर आपने इतने पार्ट में लगभग 40 वर्ड्स में आपने पहला माइक्रो क्वेश्चन आंसर किया कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, ठीक है। अब आप बात करेंगे सेकंड माइक्रो क्वेश्चन की। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपने इसेंशियल एलिमेंट कुछ बता सकते हैं जो आपकी थिंकिंग कहती है, लेकिन सबसे अच्छा क्या रहेगा कि अगर मान लो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसने गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट अगर बता रखे हैं तो वही आप अगर मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 8 एलिमेंट्स करेक्टराइज किए थे, 1 एलिमेंट रिकॉग्नाइज किए थे ऑफ गुड गवर्नेंस। आप उनको मेंशन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कंपोनेंट और काफ़ी फिट बैठते हैं इनटू द डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए इसमें 8 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट कहता है
कि अगर हम गवर्नेंस को गुड बनाना चाहते हैं तो हमें कंसेंसस ओरिएंटेड एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब कि अगर हम एक मल्टीपल सोसाइटी में रहते हैं जहां पर डाइवर्सिटी है, वहां पर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके साथ हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी और उनके जो व्यूज़ हैं उनको लेने के बाद हमें एक ब्रॉड एग्रीमेंट लेकर आना पड़ेगा जहां पर पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो अगर हम गवर्नेंस करना चाहते हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोगों का कंसेंसस बहुत जरूरी है और उनके कंसेंसस से एक ब्रॉड एग्रीमेंट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। देन अकाउंटेबल, देखिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश नहीं करेंगे तो कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाएगा। तो आपको अगर लोगों का भला करना है तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इन प्रोवाइडिंग सर्विस उनको आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। देन ट्रांसपेरेंसी, कि आप जो भी काम करें उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करें, आप ओपन मैनर में काम करें, ऐसा ना हो कि आप कुछ और कर रहे हैं और कुछ और दिखा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। देन रिस्पॉन्सिव, देखिए कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप रीजनेबल टाइम फ्रेम में लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं या फिर उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। देन द गवर्नेंस मस्ट बी इक्विटेबल, सबको बराबर का मौका मिले, इंक्लूसिव, सबको मौका मिले, ऐसा नहीं कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को छोड़ रहे हो और सिर्फ कुछ ही को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देन इट मस्ट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका आप अच्छे तरीके से यूज करो, बेस्ट यूज करो, ये जरूरी है गुड गवर्नेंस में। देन यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ लॉ, देखिए आर्बिट्री मैनर्स पर अगर आर्बिट्री मैनर में अगर हम गवर्नेंस करेंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला है। आर्बिट्रीनेस हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर को जन्म देती है जिससे रूल और बेकार हो जाता है। तो आप एक प्रॉपर लॉ फ्रेमवर्क में अगर काम करेंगे तो लोगों को पता होगा कि हम किस तरीके से गवर्न किए जा रहे हैं। देन पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, हर तबके का, हर सोसाइटी के सेक्शन का और हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है जब आप गवर्नेंस को अच्छा बनाना चाहते हो। तो ये 8 एलिमेंट हैं जो कि किसी ने रिकॉग्नाइज किए हैं, यूएनडीपी ने। इनको आप एक बार एक न्यूमोनिक के थ्रू याद भी कर लीजिए ताकि आप इनको कभी भूलें ना, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए एक नया कंसेप्ट है सोशल ऑडिट का जो काफी पॉपुलर है इन इंडिया दिस टाइम। तो आपको इस बार मेंस के एग्जामिनेशन में सोशल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम चांस है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर करना जरूरी है। अगर 20 में ना पूछा गया तो 8 या 4 में पक्का पूछा जाएगा। तो हम बड़ा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, बड़ा टॉपिक प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा छोटा टॉपिक अपने आप एड्रेस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नैरो द गैप्स बिटवीन विजन एंड रियलिटी, कि हम कुछ देखना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में जो हम करते हैं उनके बीच में गैप रहता है। अगर उस गैप को हमें कम करना है तो हमें सोशल ऑडिट करनी पड़ेगी। एग्जामिन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करिए एंड ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कीवर्ड क्या है? सोशल ऑडिट। ठीक है, देन नेक्स्ट कीवर्ड इज विजन एंड रियलिटी के बीच में गैप। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट। ठीक है, तो आपने पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई किए और यहाँ पर आपको एग्जामिन करना है, तो आपको डीप में प्रोब करना है, काफी अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना है। देन यू हैव टू डिवाइड द लॉन्ग क्वेश्चन इनटू माइक्रो क्वेश्चन, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट क्या है कि सोशल ऑडिट नैरो करती है गैप बिटवीन विजन एंड रियलिटी, इसको आपको एड्रेस करना है इस स्टेटमेंट को। देन यू हैव टू एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट क्या है कि आपको डिस्कस करने हैं चैलेंजेस, कि अगर हम सोशल ऑडिट को इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं ये आपको बताने हैं। तो अगर आप इन तीनों माइक्रो क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सोशल ऑडिट की डेफिनेशन से आंसर शुरू करिए, काफी बेस्ट रहेगा। तो सोशल ऑडिट अगेन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जहां पर एक पब्लिक एजेंसी जो कि लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रही है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है कोई पब्लिक एजेंसी, वो अपने सारे रिसोर्सेज का डिटेल लोगों के साथ शेयर कर देती है ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ताकि जो लोग उस डेवलपमेंटल एक्टिविटी से फायदा उठाने वाले हैं वो ये स्क्रूटनाइज कर पाए कि ये जो एजेंसी है ये ढंग से तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर भी रही है नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गांव में एक डैम बन रहा है, ठीक है, और एक XYZ कंपनी है जो ये डैम बना रही है, तो अगर ये XYZ कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज को जिनको यूज करिए डैम बनाने में, उनकी इंफॉर्मेशन को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे
आपके गांव के आसपास के गांव वाले लोगों से शेयर कर दे तो इसको सोशल ऑडिट बोला जाएगा। और ये शेयर करने का फायदा क्या रहेगा कि फिर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो ये स्क्रूटनाइज कर लेंगे कि ये एजेंसी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर रही है नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है जो इंडिया में फॉलो भी होना चाहिए और ऑलरेडी फॉलो हो भी रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि आप इंगेज करते हैं आसपास वाले लोगों को, सोशल इंगेजमेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है, लोगों के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है किसका, सोशल ऑडिट का। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो। देन रोल ऑफ सोशल ऑडिट इन नैरोइंग गैप बिटवीन विजन एंड रियलिटी, आपकी मेन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किस तरीके से जो सोशल ऑडिट है ये गैप कम करता है जो आप चाहते हैं उसमें और जो होता है उसमें, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, देखिए सोशल ऑडिट जो है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है पब्लिक सर्वेंट की, और अगर एक पब्लिक सर्वेंट को पता है कि मुझे अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा तो वो ढंग से काम करेगा, और ढंग से अगर काम करेगा तो जो आपने सोचा हुआ है वही काम होगा। देन ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको पता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर होगी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म जिनको लोग चेक कर सकते हैं, आपसे जवाब मांग सकते हैं, तब भी आप ढंग से काम करेंगे। तो उसका फायदा क्या होता है कि विजन एंड रियलिटी के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है। देन इट इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए होता क्या है कि आप एक एरिया में कोई सामान बनाने गए, डैम बनाने गए मान लो, ठीक है, अब उस एरिया की बेस्ट नॉलेज किसको होगी, लोकल कम्युनिटी को। तो जब आप सोशल ऑडिट करवाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, तो लोकल कम्युनिटी अपने सजेशन देगी, तो उसका बेस्ट फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनको बेस्ट पता है उस पूरी लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो सोशल ऑडिट सबसे पहले तो बेनिफिशियरीज जो हैं उनके अवेयरनेस क्रिएट करती है और उनको एक मौका देती है कि आप लोग भी आइए, इस स्कीम में पार्टिसिपेट करिए, अपने सजेशन दीजिए और जो काम हो रहा है उसको इवेल्युएट करिए ताकि जो आउटकम है वो अच्छे आए। तो इससे क्या होगा कि जो आपने सोचा है और जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, उनके बीच में गैप कम हो जाएगा। तो मनरेगा में हम ये करते हैं। और इसके साथ साथ जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया, उसने भी ग्राम सभा को बोला है कि आपको भी सोशल ऑडिट के फंक्शंस करने चाहिए। एक और फायदा क्या है सोशल ऑडिट का कि यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वो सेक्शन सोसाइटी का जिनको ऑफनली एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम द डेवलपमेंटल इश्यूज, फॉर एग्जांपल लो कास्ट पीपल या फिर दलित पीपल जिनको हम लो कास्ट पीपल कहते हैं, उनको भी मौका मिलता है कि वो भी सोशल ऑडिट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय ने ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस को पावर दी है कि आप भी सोशल ऑडिट का हिस्सा बनिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक डायग्राम के थ्रू ये भी बता देना है कि सोशल ऑडिट में होता क्या है। सोशल ऑडिट में सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव बताती है कि हम क्या करने आए हैं। उसके बाद वो कुछ इंडिकेटर बताते हैं कि इन इंडिकेटर पर, इन पैरामीटर पर आप चेक करिएगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। फिर वो डाटा कलेक्ट करती है, उस डाटा को इवेल्युएट करती है और लोगों में पब्लिश करती है कि आप ये डाटा देखिए कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेन फायदा है किसका, सोशल ऑडिट का। देन चैलेंजेस कौन कौन से हैं सोशल ऑडिट के, आपसे सेकंड पार्ट में ये भी पूछा है कि आपको चैलेंजेस बताने हैं इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं वो ये चाहते ही नहीं हैं कि सोशल ऑडिट को हम ज़्यादा तूल दें या फिर ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी अगर आएगी तो हमारे जो करप्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, पैसा कमाने के मौके कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्फॉर्मेशन का राइट हमारे पास भले ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास भले ही है, लेकिन अभी भी इन्फॉर्मेशन लेने में काफ़ी चैलेंज फील होता है। बहुत बार जो इन्फॉर्मेशन है वो इतने बुरे तरीके से मेंटेन कर रखी होती है कि जब हमें वो मिलती भी है तो उसको डिसाइफर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हैं वो कई बार लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ बोला या फिर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बोला तो हम आपके यहाँ वैसे ही काम नहीं करेंगे। और वो लोग जिनके यहाँ काम होता भी बहुत रेयर है तो वो और डर जाते हैं, फिर आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। देन लोगों को पता ही नहीं है कि हमें सोशल ऑडिट किस तरीके से करनी है, ठीक है। कोई लीगल बैकिंग नहीं है सोशल ऑडिट को इंडिया में कि आपको सोशल ऑडिट करनी ही करनी है। टाइमली मीटिंग नहीं होती है, जो सजेशन आते हैं फ्रॉम दी सोशल ऑडिट वो उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है, मीडिया इसको पॉपुलराइज नहीं करती है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन दी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया, ठीक है। इनको आप मेंशन करेंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब सोशल ऑडिट टॉपिक अगर आपका प्रिपेयर है तो आप इसको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं और 4 मार्क्स के भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रयास का लेक्चर, विजय सीरीज का लेक्चर, जहां पर हमने कुछ 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, हमने देखा कि इनके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।